जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। भारतीय इतिहास का यह 8वां क्लास है और इस क्लास में हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मगध साम्राज्य के बारे में। देखिए, मगध साम्राज्य में कुल 8 राजवंशों ने शासन किया है। मगध साम्राज्य पर कुल 8 राजवंशों ने शासन किया है। उन 8 राजवंशों में से 4 राजवंश को हम इस क्लास में पढ़ेंगे और 4 राजवंश को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, दोनों क्लास को अच्छे से देखना है। आइए हम इस क्लास में 4 राजवंश, कौन कौन से ये 4 राजवंश होंगे? तो ये 4 राजवंश है आपको बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, कौन कौन सा? बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे पूरे विस्तार पूर्वक। फिर हम देखेंगे कि बीपीएससी ने इन सभी से किस प्रकार और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मगध साम्राज्य को हम 2 पार्ट में बांटे हैं। चलिए, पहला हम मगध साम्राज्य की जो है राजधानी और उनके सीमाओं के बारे में जान लेते हैं। तो ये पहले भी थोड़ा सा हम आपको बता चुके हैं कि मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह में थी। कौन सी? प्राचीन राजधानी। पहले हम आपको बता चुके हैं मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। बाद में कालांतर मतलब बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित हो गई। तो सबसे पहला फैक्ट मिला कि मगध की राजधानी जो थी, प्राचीन राजधानी, यह राजगृह थी और यह राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बाद में मतलब जैसे जैसे समय बीता इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुई। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी कौन लेकर गया? तो उदयन लेकर गया था। अब इसके सीमाओं के बारे में देख लेते हैं। जब मगध हमारा जो साम्राज्य था, इसका सीमा कौन कौन सा था प्राचीन में? तो मगध का जो सीमाएं थी, ये मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, उत्तर में कहाँ से? गंगा से। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य तक, उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक, तथा पूर्व में चंपा नदी से, कौन सा? चंपा, जो अंग देश की राजधानी थी वो चंपा नदी की किनारे थी वहीं। तो पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक प्राचीन आपका मगध महाजनपद की सीमा फैला हुआ था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब चलिए हम मगध पर शासन करने वाले पहले राजवंश के बारे में जानते हैं। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? तो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। कौन सा? बृहद्रथ वंश था। अब बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन सा था? तो देखिए, इसका कोई जो है साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी वंश के राजा वत्सु के पुत्र बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की थी। सिंपल भाषा में समझे तो बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। और यह वही बृहद्रथ है, कौन सा? जो कि महाभारत में कौन सा? जरासंध का पिता। जो महाभारत में जरासंध था वो इसी वंश का था। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें मिली। पहला, बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। ये बृहद्रथ जरासंध का पिता था। ये जरासंध कौन सा है? महाभारत में जो जरासंध था उसी का पिता बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश का स्थापना किया था। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब इससे आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा शोध नहीं हुआ है और ना ही इससे ज़्यादा अवशेष वगैरह कुछ मिले हैं। अब हम चलते हैं अगले राजवंश की तरफ। अगले राजवंश को देखने से पहले एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है? तो इसमें आपको याद रखना है कि बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसी वंश का, बृहद्रथ वंश का ही कौन सा था? जरासंध था, जिसकी चर्चा महाभारत में की गई है। इसने अपनी राजधानी, जरासंध ने इस वंश की राजधानी राजगृह रखी थी। ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। बाद में इसे कहाँ लाया गया? बाद में इसे पाटलिपुत्र लाया गया। कुछ दिनों के लिए इसकी राजधानी वैशाली भी गई थी। तो उसे हम आगे पढ़ेंगे कि वैशाली राजधानी कौन ले गया था। चलिए, बृहद्रथ वंश में इतना ही आपको ध्यान रखना है। बृहद्रथ वंश के बाद आता है एक ट्रिक। ट्रिक से हमको क्या याद रखना? देखिए, टोटल 8 राजवंश है, जिसमें बृहद्रथ के बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। बृहद्रथ का संस्थापक बृहद्रथ, ये नाम से ही स्पष्ट है। और इसी वंश का कौन सा था? तो इसी वंश का था जरासंध। महाभारत काल का जरासंध इसी वंश का था। यहाँ आपको एक ट्रिक दिया गया है। कौन सा? ये ट्रिक किस काम के लिए है? तो ये मगध साम्राज्य के सभी शासकों के बारे में, सभी राजवंशों के बारे में है। तो मगध वंश का सबसे प्रमुख पहला राजा कौन सा था? तो देखिए, इस ट्रिक को पहले याद कर लीजिए। ट्रिक का नाम है हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह। कौन कौन सा? हसीन मशूक शाह। ह को यहाँ नहीं रखना है, इसमें सिर्फ किसको रखना है? हसीन मशूक शाह को रखना है। किसको? हसीन मशूक शाह।
तो इसमें देखिए ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश। तो इस तरह से ये 7 राजवंश हो गए। कितने? 7 राजवंश। और एक 8वां राजवंश कौन सा था? तो 8वां राजवंश हमने आपने पढ़ा बृहद्रथ राजवंश। कौन सा? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ के बारे में हिस्ट्री में हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है किसी भी एग्जाम में, बस वो जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा बता दिया गया कि मगध राजवंश का शुरुआत कहाँ से हुआ था। एक्चुअली में मगध राजवंश की शुरुआत हर्यक वंश से होती है। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन सा था? तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक था। आइए बिंबिसार के बारे में हम और कुछ जानते हैं। ट्रिक हो गया। ट्रिक के बाद में हम शुरुआत करते हैं किससे? हर्यक वंश से। किससे? हर्यक वंश से। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने राजधानी कौन सी बनाई? तो हर्यक वंश की राजधानी बनाई राजगिरी। ध्यान रखिएगा ये मगध साम्राज्य के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मगध साम्राज्य का दूसरा राजवंश पहला कौन सा था? तो पहला राजवंश हमने पढ़ा बृहद्रथ राजवंश। उसके बारे में ज़्यादा शोध नहीं हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए अब हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार ने हर्यक वंश नहीं हर्यक वंश की स्थापना करने के बाद राजधानी कहाँ बनाया? तो इसने भी राजधानी राजगिरी ही रखा। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? बिंबिसार के समय में भी मगध की राजधानी कहाँ थी? तो बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगिरी थी। बिंबिसार ने अपने सीमाओं को बढ़ाने के लिए तथा सुरक्षित करने के लिए विवाह पद्धति अपनाया। क्या? विवाह का सहारा लिया। इसने बहुत सारे विवाह किए। अब कौन कौन से कुछ प्रमुख विवाह इसके याद रखने हैं। इसने चेटक की लिच्छवी साथ, जो कि चेटक आपको बता चुके हैं, चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। किन के साथ? चेलना के साथ विवाह किया। चेटक की पुत्री चेलना के साथ इसने विवाह किया। पहला चेटक की पुत्री चेलना के साथ। दूसरा विवाह इसने किया कौन सा? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ। किसके साथ? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ। किसके? अब यहाँ कौशल नरेश तो महा लगा दीजिए, तो महाकोशला के साथ। कौशल की राजकुमारी महाकोशला के साथ। और पहला कौन सा था? चेटक, तो चेटक की चेलना, कौशल की महाकोशल, और तीसरा थी मद्र देश की क्षेमा। कौन सी? मद्र देश की क्षेमा के साथ। अब इसने विवाह इतना क्यों किया? ताकि इस सीमाओं को क्या कर सके, ये अपनी सीमाओं को बचाए रखने के लिए, ताकि कोई इस पर आक्रमण न करे। साथ ही ये अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जहाँ शादी करने में एक और चीज़ ने ध्यान रखा कि इन्हें वहीं शादी किया जहाँ पे उनका जो है उत्तराधिकारी नहीं था, जिससे कि उसका राजवंश क्या हो गया, इन्होंने ले लिया। तो ये हमने किसके बारे में जाना? बिंबिसार के विवाह के बारे में। बिंबिसार के अब देखिए इसने अवंती के राजा, किसको? अवंती के राजा। अब अवंती के राजा कौन थे इसके बारे, यहाँ से अवंती में क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से रखिएगा अवंती के बारे में, कि अवंती के राजा जो प्रधनोत था। कौन सा? प्रधनोत। अवंती का ही दूसरा नाम कौन सा है? आपको हम पहले बता चुके हैं कि अवंती का ही दूसरा नाम उज्जैनी था। कौन था? उज्जैनी था। ठीक है, उज्जैनी। इसके जो राजा थे, कौन इसके राजा थे? चंद्रप्रद्योत। कौन? चंद्रप्रद्योत जो इसके राजा थे। जब ये बीमार पड़े, कौन? ये बीमार पड़े, तो बिंबिसार का जो अपना राजकीय वैद्य था, राजकीय वैद्य कौन था? तो जीवक था। कौन था? जीवक। तो अपने राजकीय वैद्य जीवक को इसने अपनी सेवा में भेजा था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस दोनों में पूछा है कि किस अवंती शासक को उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने राजकीय वैद्य को भेजा था। साथ ही एक और क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार ने अपने कौन से वैद्य को, या भगवान बुद्ध की सेवा के लिए किस राजा ने भगवान बुद्ध की सेवा के लिए अपना राजकीय वैद्य को नियुक्त किया था? तो बुद्ध की सेवा के लिए। किनकी? बुद्ध की सेवा के लिए भी बिंबिसार ने क्या किया था? जीवक को नियुक्त किया था। और साथ ही जब एक राजा, कौन सा राजा? तो उज्जैनी के राजा चंद्रप्रद्योत जब बीमार पड़ा था, तो भी इसने क्या किया था? अपने राजकीय वैद्य जीवक को भेजा था। तो इससे आपको ध्यान रखना है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आजीवक को किनके सेवा के लिए भेजा था? आजीवक को इसने बुद्ध की सेवा के लिए रखा था। और फिर चंद्रप्रद्योत जो कि अवंती या उज्जैनी के राजा चंद्रप्रद्योत की इलाज के लिए भेजा था। तो इलाज हो गया। इसकी शादी के बारे में पढ़े, इसकी राजधानी हमने पढ़ लिया।
अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और पूछता है कि वैशाली इसके समय थी या नहीं। तो वैशाली इसके समय एक स्वतंत्र राज्य था, वैशाली को यह नहीं मिला सकता, वैशाली को इसका पुत्र अजातशत्रु ने मिलाया था। तो वो भी अब आगे पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जो देख लेते हैं। बिंबिसार ने अंग के बारे में आपको, जब हम अंग पढ़ाए थे अंग महाजनपद, उसमें आपको हमने बताया था कि बिंबिसार ने अंग के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त, किसको, ब्रह्मदत्त, तो अंग के ब्रह्मदत्त को पराजित करके, किसको, ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को अपने में मिला लिया था। तो अंग राजवंश का अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को किसने पराजित किया, और किसने, बिंबिसार ने। ये आपको हम अंग महाजन में जो पढ़ाए तो वही बता चुके थे कि बिंबिसार ने अंग के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके क्या बनाया था, उसे अपने राज्य में मिला लिया था। अब जब ये थोड़ा सा बूढ़ा हो गया तो इसके पुत्र, इसके बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, कौन, अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद राजगद्दी पे बैठ गया। तो इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। कौन सा, पितृहंता, मतलब पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता बोला जाता है। तो अपने पिता की हत्या करके यह राजा बना था, कौन, अजातशत्रु। इसलिए अब देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या किया, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दिया, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। इसलिए इन सभी ने अपने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इस राजवंश को पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है, पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है। तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा कि पितृहंता राजवंश, तो इसे हर्यंग वंश कहा जाता है। तो अब हमारा कौन सा आ गया, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके अब ये राजगद्दी पर बैठता है। तो आइए हम अब अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अजातशत्रु के समय क्या हुआ, तो अजातशत्रु तो सबसे पहले बिंबिसार का पुत्र था। इसने क्या किया, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके ये क्या बन गया, शासक बन गया, राजा बन गया। इसका अन्य नाम कौन सा था, तो इसका अन्य नाम कुणिक था। क्या था, कुणिक भी इसका ही नाम था। ध्यान रखिएगा, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन कि कुणिक किसका नाम था। तो कुणिक आपको अजातशत्रु का ही दूसरा नाम कुणिक था। क्या था, कुणिक नाम अजातशत्रु का ही था। इसने राजगीर को का किलेबंदी करवाया, राजगीर का किलाबंदी करवाया। किसने, अजातशत्रु ने राजगीर का किलाबंदी करवाया था। वैशाली, अभी आपको हमने बताया कि वैशाली किसके समय में, बिंबिसार के समय में नहीं था। वैशाली को वर्षकार, वर्गाकार नहीं होगा, वर्षकार की सहायता से, किसके, वर्षकार की सहायता से वैशाली को अजातशत्रु ने वर्षकाल की सहायता से, वर्गाकार यहाँ लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, वर्गाकार नहीं होगा, वर्षकार होगा, वर्ष यहाँ हो जाएगा। तो वर्षकार की सहायता से वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। राजगीर का किलाबंदी इसी ने करवाया था। अब इसने शादी किससे किया था, तो ध्यान रखिएगा, इसने प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से शादी कर लिया था। ध्यान रखिएगा, प्रसेनजीत की बहन महाकोशला, कौन सी, प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से शादी इसके पिता ने किया था, इसके पिता ने। तो इसने अपने मामा की बेटी से शादी किया था। इसकी मामा की बेटी कौन थी, प्रसेनजीत, जो इसके मामा थे, उनकी पुत्री वाजिरा से इसने विवाह किया था। ध्यान रखिएगा, वाजिरा से इसने विवाह कर लिया था। किसने, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के ही समय में हुआ था। तो ये, और बौद्ध संगीति के बारे में यहाँ डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि आपको हम बता चुके हैं, बार बार यहाँ वीडियो लंबा हो सकता है। चलिए, या फिर से हम देख भी सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में हुआ था। किसके शासनकाल में ये हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो इसका अध्यक्ष महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप थे। तो इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ हमने अजातशत्रु के बारे में क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले इसे पितृहंता कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी। इसने राजगिरी का किलाबंदी करवाया था। इसने वर्षकार की सहायता से वैशाली को जीत लिया था। किसके, वर्षकार की सहायता से वैशाली को जीत लिया। इसका अन्य नाम कुणिक था। क्या था, कुणिक था। इसने प्रसेनजीत अर्थात अपने मामा की पुत्री से ही क्या कर लिया था, शादी कर लिया था। और इसके समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। तो ये हुआ हमने अजातशत्रु के बारे में। अब अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ, तो अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। कौन, उदयन। और उदयन ने क्या किया, अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी और वह राजा बन गया। तो अब हम उदयन के बारे में पढ़ते हैं। उदयन के प्रमुख और कौन कौन से हैं, तो देखिए, उदयन ने सबसे पहले, इसने भी पिता की हत्या की थी। और इनके पिता कौन थे, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु की हत्या करके क्या बन गया, ये
उदयन अजातशत्रु की हत्या करके राजा बन गया। इसने पाटलिपुत्र नगर बसाया। कौन सा? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है। ये किसने बसाया था? तो ये बसाया था उदयन ने ही। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बीपीएससी ने एक बार नहीं, इसे तीन चार बार इससे क्वेश्चन पूछा है कि पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया। तो पाटलिपुत्र नगर उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था? उदयन ने। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर उदयन ने बसाया था। और इस क्वेश्चन एक और पूछता है कि मगध की राजधानी राजगिरी से, कहाँ से? राजगिरी से पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र कौन ले गया? तो राजगिरी से पाटलिपुत्र ले गया उदयन। पाटलिपुत्र नगर भी बसाया और राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र भी ले गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट उदयन के बारे में याद रखने, दो नहीं तीन। इसने भी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। साथ ही यह इसने पाटलिपुत्र नगर बसाया। पाटलिपुत्र नगर बसाने का कारण ये बहुत ही फेमस है। तो पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? उदयन ने बसाया था। और इसने राजधानी नगर बसाने के बाद राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र ले गया था। कहाँ? पाटलिपुत्र। अब इस वंश का अंतिम शासक कौन से वंश का अभी हम पढ़ रहे थे? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक। हर्यक वंश का अंतिम शासक शिशुनाग नहीं, नागदशक था। कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? नागदशक था। और नागदशक की हत्या उसकी मंत्री नहीं कर दी। उसके मंत्री कौन था? शिशुनाग। तो इस वंश का अर्थात हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? यह नागदशक था। और नागदशक की हत्या उसकी मंत्री शिशुनाग ने कर दी। और शिशुनाग ने एक दूसरे वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो अंतिम कौन सा था? तो अंतिम था आपको नागदशक। नागदशक की हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग ने दूसरा वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो अब चलिए हम शिशुनाग वंश अर्थात दूसरे वंश के बारे में चलते हैं। जो हम हसीन मशुकसा पढ़े थे, तो ह से हर्यक वंश के बारे में पढ़ लिया। अब हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, दूसरा राजवंश है हमारा हसीन मशुकसा में हर्यक वंश पढ़ लिया हमने। अब शिशुनाग वंश में, हर्यक वंश में कितने राजा हुए? तो कुल 3। बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु और उसका पुत्र कौन सा? उदयन। ये नागदशक योग्य नहीं था, इसलिए उसे मार दिया गया। हालांकि 4 शासक हो गए इस तरह से, लेकिन मुख्यतः कौन से? 3 शासक ही आपको याद रखना है। कौन कौन सा? पहला आपका बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा उदयन। इन तीनों के बारे में आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताए हैं याद रखना है। देखिए, आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है। किसमें? आपने हर्यक वंश अभी हमने जो पढ़ा, इस हर्यक वंश में हमें 2-3 चीज़ें और याद रखनी है। 2-3 चीज़ें और याद रखनी है। ये 2-3 चीज़ें कौन सी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2-3 चीज़ें और याद रखनी है। इसमें है कि बौद्ध के भगवान जो बुद्ध थे, उनके समकालीन कौन था इन दोनों में? तो देखिए, पहला कौन सा था हमारा राजा? तो पहला बिंबिसार था, बिंबिसार। और उसका पुत्र कौन सा? उसका पुत्र अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। ये दोनों जो थे अजातशत्रु, ये दोनों बुद्ध के समकालीन थे। किसके? बुद्ध के समकालीन थे। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी इस टाइप से पूछता है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर जोर दे रहे हैं। क्योंकि हर्यक वंश के 2 राजा कौन कौन से? बिंबिसार और अजातशत्रु। कौन कौन सा? बिंबिसार और अजातशत्रु। ये भगवान बुद्ध के समकालीन थे। ये आपको याद रखना है कि भगवान बुद्ध के समकालीन कौन था। तो इस दोनों में भगवान बुद्ध का जो समकालीन था, भगवान बुद्ध का जो समकालीन था वो कौन था? तो भगवान बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु था। अजातशत्रु। और दूसरा कौन सा था? एक और जो इसका पिता था बिंबिसार। बिंबिसार तो वैसे आपको भी याद नहीं रहेगा कि बिंबिसार ने क्या किया था। तो बिंबिसार ने जीवक को, अपने राज्य जीवक को इनकी सेवा में लगाया था। तो बिंबिसार तो याद था, लेकिन अजातशत्रु में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अजातशत्रु भी इनके समकालीन ही था। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद, भगवान बुद्ध की मृत्यु के 8 साल के बाद, कितने? 8 वर्षों के बाद राजगृह में, कहाँ पे? राजगृह में किसने एक स्तूप का निर्माण करवाया था? किसने ये स्तूप निर्माण करवाया था? तो ये स्तूप निर्माण करवाया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने। कौन? अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध के मृत्यु के 8 साल के बाद, ध्यान रखिएगा, उनके मृत्यु के 8 साल के बाद राजगृह में एक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, इतना आपको ये याद रखना था। जो लास्ट पॉइंट हमने बताया कौन कौन सा? राजगृह में 8 साल की मृत्यु के बाद, भगवान बुद्ध के 8 साल की मृत्यु के बाद राजगृह में उसने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि बहुत ही फेमस है। और अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों ही क्या थे? तो भगवान बुद्ध के समकालीन थे। चलिए, अब हम अगला लेते हैं। अगला है शिशुनाग वंश। क्योंकि हमने देख लिया है कि
जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, इसकी हत्या शिशुनाग ने करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश में आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने होंगे। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो शिशुनाग वंश की स्थापना की शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग कौन था? तो शिशुनाग हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक का मंत्री था, और इसने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने राजधानी वैशाली को लाया। देखिए, उदयन राजधानी राजगिरी से कहाँ लाया था? तो उदयन, देखिएगा, उदयन ने राजधानी कहाँ से लाया? तो उदयन राजधानी ले गया आपको राजगिरी से पाटलिपुत्र। कहाँ? राजगिरी से पाटलिपुत्र, राजगिरी से पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र से वैशाली फिर कौन ले गया? तो पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया शिशुनाग। और फिर वैशाली से पटना कौन ले गया? तो वैशाली से पटना कालाशोक ले गया। कालाशोक कौन ले गया? कालाशोक वैशाली से फिर राजधानी को पटना ले गया था। तो इन चारों में राजधानी जैसे जैसे घूमी है, इसको आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर शिशुनाग के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो शिशुनाग इसका संस्थापक था। देखिए, इसी के बारे में ये कहा जाता है कि यह जो है एक लिच्छवी राजा की, कौन से? लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न था। मतलब कि राजा तो लिच्छवी वंश के जो राजा थे, उनकी अवैध पत्नी से या उनके अवैध संतान से इनकी उत्पत्ति हुई थी। किसकी? शिशुनाग से। शिशुनाग की उत्पत्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है। ठीक है। इसने अवंती की विजय की। क्या किया? अवंती विजय किया। अवंती विजय करके यह मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक ले गया। कहाँ? मालवा अर्थात गुजरात तक। मालवा उधर ही है, तो गुजरात तक। अभी क्या लिख दिया हमने? गुजरात। ये जो पहले हो गया गुजरात तक ले गया। तो ध्यान रखिएगा, शिशुनाग जो है इसने क्या किया? देखिए, पहले इसने स्थापित कौन सा किया? तो शिशुनाग वंश का स्थापना किया शिशुनाग ने। और फिर इसके अलग अगला काम, राजधानी वैशाली ले गया। मेन यही आपको याद रखना है, यह राजधानी वैशाली लग गया। साथ ही यह लिच्छवी राजा की एक लिच्छवी राजा की, अब इनके बारे में कंफर्म क्या नहीं है कौन राजा थे, इनकी वैश्या पत्नी से उत्पन्न था हुआ था। यह मगध साम्राज्य की सीमा अवंती विजय करके मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक ले गया था, गुजरात तक ले गया था। इसने वैशाली में अपनी राजधानी बनाया था। तो आपको शिशुनाग के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद कालाशोक। अब इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक। कौन? कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ। कौन? कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ। और कालाशोक इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कौन सा वंश हम पढ़ रहे हैं? तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? तो सबसे प्रतापी शासक कालाशोक था। यह राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया? तो इसने अपनी राजधानी फिर से वैशाली से पटना ले गया। वैशाली से पटना कौन ले गया? तो वैशाली से फिर पटना ले गया कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में किसके समय में? कालाशोक के समय हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। चलिए ठीक है, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके समय जो अध्यक्ष हुए थे, तो इसके समय कौन सा बुद्ध के संबंधित, मतलब कि कौन से घटना हुई थी या उद्देश्य क्या रखा गया था, जो कि आपको हम बौद्ध वंश में पढ़ा चुके हैं। तो आपको बताना है कि इसका अध्यक्ष कौन थे, कौन सी घटना हुई थी, इसको आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला या और अंतिम इस वंश का कौन सा शासक हुआ? तो इस वंश का अंतिम शासक कौन सा हुआ? तो इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन हुआ। कौन सा? नंदीवर्मन। ध्यान रखिएगा, इस वंश का शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन हुआ। और नंदीवर्मन की हत्या महापद्मनाभ ने नंदीवर्मन की हत्या करके नंद वंश की नींव डाली। कौन सा वंश? नंद वंश। तो आपको ध्यान से याद रखना है, बस अगर आप सीक्वेंस में एक से दूसरे को जोड़ते जाइएगा टोटल याद हो जाएगा, किसी को भी याद करने में दिक्कत नहीं होगा। कैसे? हमने देखा कि हर्यक वंश में बिंबिसार के पुत्र ने उसकी हत्या करके अपना गद्दी लिया, फिर उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके लिया था, फिर अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने उसकी हत्या करके ले लिया, फिर उदयन का पुत्र जो हुआ नागदशक, उसकी हत्या करके फिर उसके मंत्री ने दूसरा वंश बनाया। तो इस तरह से आप एक दूसरे को रिलेट करके याद कर सकते हैं, और इसी तरह से याद करने में सबसे ज़्यादा ईजी भी है।
तो हमने देखा कि शिशु नागवंश, कौन सा? शिशु नागवंश का अंतिम शासक कौन सा हुआ? नंदीवर्मन। और नंदीवर्मन की हत्या पद्मानंद ने कर दी और महापद्मानंद ने। और महापद्मानंद ने एक अलग राजवंश, कौन सा राजवंश? तो एक अलग राजवंश कौन सा बनाया? तो उन्होंने अपना एक नंद राजवंश बनाया। कौन सा? नंद राजवंश। चलिए अब हम नंद ये इसके बारे में हमने बता ही दिया। कलाशोक सबसे प्रतापी शासक था। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। आपको इसके अध्यक्ष और इसके उद्देश्य के बारे में कमेंट करके बताना है, क्योंकि हम इसको बहुत डिटेल से आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं नंद वंश के बारे में पढ़ने। नंद वंश के संस्थापक कौन हुआ? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। कौन? महापद्मनंद। ध्यान रखिएगा, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। महापद्मनंद ने किसकी हत्या करके नंद वंश की नींव डाली थी? तो ये कौन सा था? तो अंतिम शासक कौन सा था इसका? तो नंदीवर्मन। नंदीवर्मन, देखिए नंद, महानंद, यहाँ भी नंद है, यहाँ भी नंदी है। तो नंद ने नंदी की हत्या करके नंद वंश की नींव डाली। नंद मतलब महापद्मनंद ने नंदी मतलब नंदीवर्मन की, देखिए नदी नहीं होगा, नंदीवर्मन, नंदीवर्मन की हत्या करके नंद वंश की नींव डाली। देखिए तो कैसे हो रहा है, नंद यहाँ भी है, नंद ने नंदी की हत्या करके नंद वंश की नींव डाली। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। अब नंद वंश के बारे में पढ़ते हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन हुआ? तो नंद वंश का संस्थापक हुआ महापद्मनंद। कौन सा? महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो नंद वंश का संस्थापक हुआ महापद्मनंद। इसका अन्य भी बहुत सारे नाम हैं। इसके बारे में क्वेश्चन बीपीएससी खूब पूछता है, इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। किसके बारे में? महापद्मनंद के बारे में। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। इसके अन्य नामों में उग्रसेन एक प्रमुख नाम था। कौन? उग्रसेन। उग्रसेन इसका अन्य नाम। किसका? महापद्मनंद का अन्य नाम में उग्रसेन। तो उग्रसेन आपको याद रखना है, ये किसका नाम था? उग्रसेन नाम महापद्मनंद का ही दूसरा नाम था। साथ ही इसने क्षत्रियों का बहुत मतलब सफाया किया, बहुत जितने भी क्षत्रिय थे सबको मरवा दिया। तो सभी क्षत्रियों का अंत करने के कारण इसे सर्व क्षत्रांतक की उपाधि दिया गया। बहुत सारे क्षत्रियों के इसने रक्त बहाया। क्षत्रिय लोगों की, समझिए जितने भी राजपूत क्षत्रिय थे, अधिकतम की इसने हत्या करवा दी। इसने महापद्मनंद, इसलिए और इसको उपाधि कौन सा दिया गया? फिर इसको सर्व क्षत्रांतक। ध्यान रखिएगा, सर्व क्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसलिए इसने सभी क्षत्रियों का नाश किया और फिर सर्व क्षत्रांतक की उपाधि लिया। इसलिए इसे सर्व क्षत्रांतक के नाम से जाना जाता है। देखिए भगवान परशुराम ने भी क्षत्रियों का वध किया था। अगर आपको याद हो तो आपने सुना होगा कि क्षत्रियों का अंत किसने किया था? भगवान परशुराम ने भी। इसलिए इसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। द्वितीय परशुराम, क्या? द्वितीय परशुराम। क्षत्रियों के अंत करने के कारण इसे द्वितीय परशुराम या द्वितीय परशुराम का अवतार या भार्गव का अवतार कहा जाता है। परशुराम का ही नाम है भार्गव या परशुराम। तो क्षत्रियों का अंत करने के कारण इसे द्वितीय परशुराम कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। महापद्मानंद के बारे में हमने महापद्मानंद के बारे में क्या क्या पढ़ा? इसने महापद्मानंद ने सबसे पहले किसकी हत्या करके? तो नंदीवर्मन की हत्या करके नंद वंश की नींव डाली। इसका अन्य नाम, इसने क्षत्रियों का अंत करके अपना अन्य, इसका दूसरा नाम सर्व क्षत्रांतक पड़ा। इसका एक और नाम था उग्रसेन और इसे द्वितीय परशुराम या परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। इसे एकराट, कौन सा? एकराट की भी उपाधि दी गई थी। किसकी? एकराट। तो एकराट की उपाधि कौन धारण किया था? एकराट का मतलब हुआ है एकराट या एक छत्र। कौन सा? एक छत्र। ध्यान रखिएगा, एक छत्र का मतलब हुआ एक ही राजा के अंदर बहुत सारे राज्य, मतलब जितने भी राज्य थे ये सभी राज्य को अपने मिला लिया। तो मतलब कि शासन की स्थापना एक छत्र के नीचे, एक ही क्षत्रिय के नीचे, एक ही राजा के अंदर सभी शासन को इसने कर दिया। इसलिए इसे एक छत्र की उपाधि भी ले लिया। तो एक छत्र और साथ ही इसने एकराट की भी उपाधि ली थी। कौन सा? एकराट की। तो एक छत्र और एकराट की उपाधि किसे मिला था? तो महापद्मानंद। देखिए महापद्मानंद का बहुत सारा नाम हो गया। कौन कौन सा? एक बार हम इसको लिख देते हैं। उग्रसेन, कौन सा? उग्रसेन इसका शायद बचपन का नाम था। और इसके अलग बात देखिए, इस सभी क्षत्रियों का अंत करने के कारण इसे सर्व क्षत्रांतक यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद इसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। द्वितीय परशुराम तो कौन कौन सा हुआ जी? अभी उग्रसेन हुआ, उग्रसेन,
उसके बाद सर्व छत्रांतक दूसरा, तीसरा इसका नाम हुआ परशुराम। कौन सा? परशुराम। परशुराम परशुराम के बाद इसने एक छत्र की उपाधि ली थी। कौन सा? एक छत्र। एक छत्र क्यों? क्योंकि इसने सभी राज्यों को आपस एक में मिला करके एक राज्य बनाया था। एक छत्र इसलिए कहा जाता है। साथ ही इसे एकराट की भी उपाधि दिया गया, मतलब सभी राज्यों के लिए एक छत्र, एक छत्र के नीचे लाया, इसलिए एक छत्र। एक छत्र और सभी राज्यों के लिए एक राजा, इसलिए इसे एक राट, मतलब एक राट की भी उपाधि इसने धारण की थी। तो इस तरह से इसे कितने नाम हो गए? उग्रसेन। उग्रसेन से नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा इसे या तो एक रात, एक छत्र से पूछेगा, नहीं तो एक राट से। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, कौन कौन सा? एक छत्र या एक राट। एक छत्र की उपाधि क्योंकि इसने सभी राज्यों को जीत करके एक छत्र के नीचे किया, और एक राट मतलब सभी राज्यों के लिए एक राजा बन गया, इसलिए एक राट की भी उपाधि इसने धारण की थी। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है, इसने देखिए यहाँ लिखा हुआ है कलिंग विजय किया था। किसने? तो महापद्मानंद ने कलिंग विजय की थी। अब इसका स्रोत कौन सा है? तो देखिए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा? ये याद रखिएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। गुफा, खारवेल का हाथी गुफा, हाथी गुम्फा, ये फ नहीं होगा, ये म होगा। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से ये पता चलता है कि इसने कहाँ, इसने कलिंग विजय की थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि महापद्मानंद या नंद वंश के किस राजा, तीन चार टाइप से क्वेश्चन घुमाता है कि नंद वंश के किस राजा ने खारवेल या कलिंग विजय की थी? तो वो महापद्मानंद ने। महापद्मानंद की कलिंग विजय, महापद्मानंद की कलिंग विजय की स्रोत कहाँ से है? तो वो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये हाथी गुम्फा, ये अभिलेख का नाम बताए हैं आपको, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद, इसके सभी उपनाम हमने देख लिए। इसके बारे में हमने देखा कि इसने कलिंग विजय किया था। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन वहाँ से कि महापद्मानंद के कलिंग विजय, महापद्मानंद के कलिंग विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो महापद्मानंद के कलिंग विजय की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, तो ये खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहाँ से? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो महापद्मानंद के कलिंग विजय की। अब कलिंग विजय से आपको अशोक में भी मिलेगा कि अशोक ने भी कलिंग विजय किया था। तो अशोक के कलिंग विजय उसके 13वें अभिलेख से मिलता है। कौन सा? अशोक के 13वें अभिलेख से उसके कलिंग विजय की चर्चा मिलती है। तो वो अशोक में आपको हम बताएंगे। अभी यहाँ जानिए कि महापद्मानंद के कलिंग विजय की जो है जानकारी ये कहाँ से मिलती है? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। इससे रिलेटेड एक और ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने हमने बताया ना आपको फैक्ट, ये हूबहू क्वेश्चन में ही पूछे गए हैं, वहाँ से हम लेकर के आपके पास आए हैं। तो ये इसका मित्र कौन था? तो पाणिनि। पाणिनि आप सुने होंगे, पाणिनि का अष्टाध्यायी बहुत ही, पाणिनि, तो पाणिनि का अष्टाध्यायी बहुत ही फेमस ग्रंथ है। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी फेमस ग्रंथ। और ये पाणिनि किसका मित्र था? तो ये पाणिनि मित्र था महापद्मानंद का। किनका? महापद्मानंद का। तो इस तरह से मगध वंश का, नहीं, नंद वंश का हमने देख लिया। मगध राजवंश का या मगध साम्राज्य का ये तीसरा वंश कौन सा था? चौथा वंश नंद वंश। पहला हमने बोला बृहद्रथ, दूसरा हर्यक, तीसरा शिशुनाग और चौथा नंद वंश। इस तरह हमने चारों वंश के बारे में लगभग पढ़ लिया। अब नंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो महापद्मानंद। ये बहुत अच्छा राजा था। अच्छा इसलिए क्योंकि यह मतलब जनता के लिए थोड़ा सा उदार था। बाकी इसने तो क्षत्रियों के लिए बहुत ही खराब था। क्षत्रिय जो थे इन लोगों का इसलिए हत्या की, इसलिए इसे द्वितीय परशुराम कहा गया। साथ ही इसने सभी राज्यों को मिला लिया, इसलिए इसे एक छत्र और एक राट की उपाधि दी गई। ये दोनों उपाधि के बाद इसने अब क्या परशुराम, क्योंकि क्षत्रियों का, और इसका उग्रसेन बचपन का नाम था। इसके मित्र कौन थे? तो इसके मित्र पाणिनि थे। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि उड़ीसा के कौन? कलिंग को ही उड़ीसा बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कलिंग विजय इसके हाथी गुम्फा, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। अब आता है नंद वंश का अंतिम राजा। तो नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो था घनानंद। कौन? घनानंद या धनानंद। तो दोनों कहीं घ देगा, कहीं ध देगा, दोनों ध्यान रखिएगा। तो मौर्य नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद या धनानंद। और इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से कर दी।
चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या कर दी और इसने मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी? मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 4 वंश के बारे में इस क्लास में पढ़े और 4 वंश के बारे में अगले अर्थात अगले नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के। तो आप घबराइएगा नहीं, अब इतना ही रहने दिए हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाता है। एक अकेले मौर्य वंश में इसके बराबर, मतलब समझिए एक अकेले मौर्य वंश अकेले 1 आवर का क्लास होगा, क्योंकि मौर्य वंश सबसे फेमस था और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक इसके सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। इनके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अशोक के बारे में पढ़ेंगे, उसके सभी शिलालेखों और अभिलेखों के बारे में। आज हमने कौन कौन सा पढ़ा? तो आज हमने कौन कौन सा वंश पढ़ा? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश में हमने देखा कि इसका संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसी वंश का कौन था? तो इसी वंश का आपका था ये महाभारत कालीन जरासंध। महाभारत कालीन जरासंध बृहद्रथ वंश का ही था। इसके बारे में हमने देखा कि इसके समय बृहद्रथ वंश का राजधानी भी बृहद्रथ वंश वाले ने अपनी राजधानी राजगृह ही रखी थी। बृहद्रथ वंश के बारे में हमने दूसरा वंश पढ़ा। दूसरा वंश था हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश में हमने पढ़ा कि बिंबिसार था। बिंबिसार ने विवाह पे बहुत ज़्यादा ही जोर दिया था। बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में ही यह राजा बन गया था। महावंश एक पुस्तक है जिससे यह जानकारी मिलती है कि बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में ही बन गया था। ठीक है, बिंबिसार। उसके बाद बिंबिसार ने विवाह पे बहुत ही जोर दिया। अपने सीमा विस्तार के लिए इसने विवाह का सहारा लिया। इसने ब्रह्मदत्त, अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को अपने में मिला लिया था। ठीक है, अंग को अपने में मिला लिया था। साथ ही इसने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में लगाया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे? आगे की तरफ। आज उसके बाद आता है उसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु इनकी हत्या कर देता है। किनकी? बिंबिसार की हत्या कर देता है और बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु राजा बनता है। अजातशत्रु को पिता की हत्या करने के कारण इसे पितृहत्या कहा जाता है। इसका अन्य नाम कुणिक था। इसने प्रसेनजित अर्थात अपनी मामा की पुत्री वाजिरा से विवाह कर लेता है। इसके समय प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। इसके बाद आता है इसका पुत्र उदयन। उदयन अजातशत्रु की हत्या कर देता है और फिर खुद राजा बन जाता है। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया। कौन सा? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र फिर उसने अपनी राजधानी भी बना ली। ठीक है, तो ये हो गया उदयन के बारे में। उदयन के बाद आता है इस वंश का अंतिम शासक। कौन सा वंश का? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। और नागदशक की हत्या उसकी मंत्री शिशुनाग करके खुद एक शिशुनाग वंश बनाता है। फिर शिशुनाग वंश का जो है राजा कौन हुआ? तो शिशुनाग वंश का शिशुनाग। इसने क्या किया? तो इसने ये इसके बारे में हमने जाना कि ये अपनी सीमा को कहाँ ले गया? तो मालवा तक ले गया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कालाशोक था। कौन? कालाशोक था इस वंश का सबसे प्रतापी शासक। और कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। कहाँ? वैशाली में। इसने फिर वैशाली को राजधानी, वैशाली से राजधानी पटना लाया। और ये जो इससे पहले कौन सा था? तो कालाशोक से पहले शिशुनाग था। उसने राजधानी को पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया था? वैशाली ले गया था। तो आइए हम एक बार इसकी राजधानी कैसे कैसे घुमा ये जान लेते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इनके बारे में। शिशुनाग का जो फिर अंतिम शासक कौन सा हुआ? तो वो नंदीवर्मन हुआ। नंदीवर्मन की हत्या किसने की? तो कौन सा किया? तो महापद्मानंद ने नंदी की हत्या करके कौन सा शासक? तो नंद वंश बनाया। और सबसे ज़्यादा आपको डिटेल याद रखना है महापद्मानंद के बारे में ही। महापद्मानंद को कौन कौन सी छात्र मिली थी? तो सबसे पहले इसने कलिंग विजय किया। कौन से अभिलेख से मिलता है? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग विजय की इसकी जानकारी मिलती है। इसने सभी क्षत्रियों का अंत किया, इसलिए सर्व छत्रांतक और सभी राज्यों को जीत करके एक छत्र के नीचे लाया। तो इसे एक छत्र और एक राजा के अंदर लाया, इसलिए एक राट की उपाधि मिली इसे। एक राट के साथ ही इसको क्षत्रियों का अंत करने का इसे परशुराम भी कहा जाता है। इसके मित्र पाणिनि थे। किसके मित्र? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें? तो एक सर्व छत्रांतक और एक राट की उपाधि आपको याद रखना होगा। बाकी सब जानकारी के लिए है। सर्व छत्रांतक और एक राट से पूछेगा ही पूछेगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा हुआ? तो घनानंद हुआ। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से कर दी। अब हम एक बार राजधानी के बारे में देखना जरूर समझते हैं, क्योंकि राजधानी जो है बहुत बार घूमते रहा। किनकी राजधानी? तो राजधानी पहले देखिए मगध वंश का राजधानी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि राजधानी कहाँ थी। तो मगध वंश का प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो वो राजगृह थी। कहाँ थी? राजगृह।
राजगिरी से पाटलिपुत्रा कौन लाया? तो राजगिरी से फिर पाटलिपुत्रा लाया उदयन ने। कौन? पाटलिपुत्रा लाया उदयन ने। फिर पाटलिपुत्रा से यह वैशाली गई। वैशाली कौन सा ले गया? तो वैशाली ले गया कौन सा? शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ने। तो वैशाली शिशुनाग ले गया। फिर वैशाली से कौन सा? पाटलिपुत्र घूम कर आ गया। तो वैशाली से पाटलिपुत्र कौन ले गया? तो वैशाली से पाटलिपुत्र कालाशोक ले गया। कौन? कालाशोक। तो इस तरह से इसकी राजधानी को भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब हम इसके बारे में, किनके बारे में देखिए, नंद वंश के बाद कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए थे भारत पर। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, कौन सा? धनानंद या घनानंद, उसी के समय में विदेशी आक्रमण भी भारत पे हुए थे। तो सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो वो था ईरान के हखमनी वंश का शासक डेरियस। कौन सा? तो ईरान के हखमनी वंश का संस्थापक डेरियस भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया था। उसके बाद जब सिकंदर आया तो सिकंदर उसी रास्ते से होकर आया था और सबसे पहले सिकंदर ने डेरियस के राजवंश हकमनी और ईरान को पूरा बर्बाद कर दिया। उधर से वो घूमते हुए आया। अब सिकंदर के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए सिकंदर से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो ये घनानंद का किस भारतीय शासक के समकालीन था? घनानंद का। कौन सा? घनानंद। ध्यान रखिएगा, मगध नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। कौन सा? घनानंद का समकालीन कौन सा था? सिकंदर। ये क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, तो ये आपको समकालीन राजा याद रखना है। किसके? जब सिकंदर या सिकंदर के समकालीन कौन सा था? तो घनानंद। इसने क्या किया? सबसे पहले इसने डेरियस के राजा हखमनी वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके पत्नी, इसके था किस देश का? तो देखिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह मकदूनिया का था। कहाँ का था? मकदूनिया का था। ध्यान रखिएगा, मकदूनिया का था। इसके जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 356 ईसा पूर्व। कौन सा? 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। 329 में यह राजा बना और फिर वह भारत विजय के लिए निकला, मतलब विश्व विजय के लिए निकला। 326 के आसपास वह भारत पहुंचा, 26 के अंत तक। और जब 26 के अंत तक, देखिए 329 में वो राजा बना था। कब? 329 में राजा बना और विश्व विजय के लिए निकला। 326 के आसपास वो भारत पहुंचा। जब 326 के आसपास वो भारत पहुंचा तो उसने वहाँ पे सबसे पहले 326 में झेलम या हाइडेस्फीज, झेलम हाइडेस्फीज या बितस्ता, ध्यान रखिएगा, झेलम नदी को ही जो है यूरोपीय नहीं, ये जो यूनानी हाइडेस्फीज कहते थे, झेलम को ही हाइडेस्फीज कहते थे। कौन सा? झेलम नदी को ये हाइडेस्फीज कहते थे। तो ध्यान रखिएगा, झेलम या हाइडेस्फीज या बितस्ता, इन तीनों नदियों के बारे में आपको, तीनों नहीं, नदी एक ही है, नाम तीन है। झेलम नदी को देखिए हम लोग बितस्ता के नाम से जानते थे उस समय, लेकिन जब ये आए, कौन सा? यूनानी आए या सिकंदर जब आया तो इसे क्या कहता था? हाइडेस्फीज कहता था। तो इस नदी के तट में इन्होंने पोरस के साथ युद्ध किया। किनके साथ? पोरस के साथ युद्ध किया। तो क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइडेस्फीज का युद्ध या बितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हाइडेस्फीज का युद्ध, झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध, ये पोरस के साथ हुआ था। किसके साथ? पोरस और सिकंदर के साथ हुआ था। पोरस और सिकंदर। साथ ही एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा और आप कमेंट करके हमें बताइए कि दसराग युद्ध भी इसी इधर ही हुआ था। वो किस नदी के किनारे और किनके किनके बीच हुआ था, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, ये बता देते हैं कहाँ मिलेगा? ये वैदिक साहित्य में मिलेगा। वैदिक साहित्य जब हम पढ़ाए थे वहीं आपको हम पढ़ाए थे। तो 10 राग युद्ध आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ हमने आपको बता रहा है कि 326 ईसा पूर्व में झेलम, बितस्ता या हाइडेस्फीज के युद्ध पोरस के साथ सिकंदर ने लड़ा था। लेकिन पोरस की बहादुरी देखते हुए सिकंदर ने उनकी हत्या नहीं की, फिर इनकी राज लौटा दिया था। सिकंदर मकदूनिया का था। इनकी देखिए यहाँ पानी हो गया, ये पत्नी होगा। सिकंदर की पत्नी का नाम रोकसेना था। क्या था? रोकसेना था। पिता का नाम फिलिप था। इसके घोड़ा का नाम बुके था। घोड़ा के नाम बुके था। ध्यान रखिएगा, बुके। और इसी घोड़ा के नाम पर इसने बहुफेला, कौन सा? बहुफेला नाम का एक राज्य या नगर की स्थापना की थी। कौन कौन सा नगर? बहुफेला। 2 नंबर का नगर की स्थापना इसने की थी, निकैया और कौन सा? बहुफेला। और 323 में वापस जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। अब ये वापस क्यों गया? क्योंकि चंद्रगुप्त की सहायता से, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिल करके इसे वापस कर दिया। अब वो भी जब ये चंद्रगुप्त राजा नहीं था, हालांकि इसे एक गुप्त तरह से अपने उन्होंने क्या बोले जाए कूटनीति से इसको वापस करना पे मजबूर कर दिया गया। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? यह सिकंदर
इसका जन्म 326 में नहीं 356 में हुआ था। कब 356 में हुआ था। यह कहाँ का था तो मकदूनिया का था। इसके पिता का नाम फिलिप था, पत्नी रोक्सेना थी, इसके घोड़े का नाम बुके था। तो इतना याद रखना है। 326 में इसके साथ झेलम या बितस्ता या हाइडेस्पिज का युद्ध पोरस के साथ लड़ा था। 323 में यह वापस जाते समय इसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई। तो ये इतनी चीज़ें बस आपको ध्यान में रखनी है। इसके सेनापतियों के नाम भी कभी कभी पूछ देता है। तो इसके सेनापतियों की बात में करें तो इसका थल सेनापति सेल्यूकस था। कौन सा? सेल्यूकस था। सिकंदर वापस जाते समय इसी को अपना राज्य दे करके वापस चला गया था। तो थल सेनापति सेल्यूकस था। जल सेनापति निर्याकस था। कौन था? निर्याकस। जल सेनापति निर्याकस था। थल सेनापति सेल्यूकस, जल सेनापति निर्याकस। और सिकंदर जो हमने आपको बताया यह घनानंद का, कौन सा भारतीय राजा? तो घनानंद का समकालीन था। सिकंदर से आपको ये चीजें याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन जो हमने आपको बताया कि पोरस के साथ इसने कौन सा युद्ध किया? तो पोरस के साथ हाइडेस्पिज, झेलम या बितस्ता का युद्ध किया था, ये याद रखना है। तो इस तरह से हमने विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछता इसलिए हमने ज़्यादा यहाँ नहीं दिया। चलिए अब हम बीपीएससी द्वारा इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हमने कौन कौन सा राजवंश देख लिया? हर्यक वंश, सबसे पहले हमने बृहद्रथ देखा, उसके बाद हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और फिर हमने सिकंदर का आक्रमण देखा। चलिए अब हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। बीपीएससी ने 53वीं से 55वीं 2011 में एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था? ध्यान से पढ़िएगा। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? देखिए भाई, अजात शत्रु तो खुद किसी वंश का संस्थापना किया नहीं था, लेकिन इसका पिता कौन था? तो अजात शत्रु का पिता कौन था? अजात शत्रु का पिता बिंबिसार था, और उसने कौन सा वंश? तो हर्यक वंश का स्थापना किया था। तो जाहिर सी बात है, जब उसके पिता ने किया था तो वो भी उसी वंश का होगा। हालांकि इसने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, इसलिए इसे पितृहंता भी कहा गया। तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। मौर्य वंश से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक संबंधित थे। नंद वंश से महापद्मानंद और धनानंद संबंधित थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र शहर बसाया? लिखिए आ गया क्वेश्चन। हमने कहा था कि ये जो है बीपीएससी इसी क्वेश्चन के 3 बार पूछा है। देखिए कैसे कैसे चेंज करके। निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से किस राजा ने, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने क्या किया? पाटलिपुत्र नगर बसाया। पाटलिपुत्र नगर बसाया। तो पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? देखिए ऑप्शन के अनुसार चलिए तो बिंबिसार, तो सबसे पहले तो इसने, इसके समय राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। उसके बाद वो अजातशत्रु, इसने राजगिरी का क्या कराया था? 4 तरफ से किलाबंदी करवाया था। इसके समय भी राजधानी कहाँ थी? तो इसके समय भी राजधानी राजगिरी थी। लेकिन उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। क्या किया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग ने क्या किया? तो शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और इसने राजधानी कहाँ ले गया? यह राजधानी वैशाली ले गया। कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इसी से संबंधित है। किस शासक द्वारा, कौन सा क्वेश्चन ध्यान समझिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो ये कौन बनाया था? उदयन ने। कौन? उदयन ने। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अजातशत्रु नहीं बनाया था इसके समय। अजातशत्रु अभी हमने बताया किलाबंदी कराया था राजगिरी का। कालाशोक वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी लाया था। तो यहाँ आप कन्फ्यूज होइएगा नहीं, यहाँ पाटलिपुत्र राजधानी नहीं बोला है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी बोला है। अगर पाटलिपुत्र राजधानी रहता तो फिर इनमें से कोई नहीं हो जाता, क्योंकि अगर यहाँ सर्वप्रथम लगा दिया, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया? तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र उदयन ने बनाया था। उसके बाद उदयन के बाद आया कौन सा? तो शिशुनाग, और शिशुनाग पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, फिर वैशाली से कालाशोक कहाँ ले आया? पटना लाया। तो इस तरह से आप इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। कौन? उदयन था। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो गया। अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था। कौन सा? श्रीनगर। बिंबिसार ने कौन सा वंश स्थापित किया था? हर्यक वंश स्थापित किया था और इसने राजधानी राजगिरी बनाई थी। महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। तो इस तरह से हमने आज 3-4 राजवंशों के 5 के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन सा देखिए तो पहला कौन सा? बृहद्रथ। कौन सा? बृहद्रथ।
दूसरा कौन सा, 5 राजवंश हम इसमें पढ़े हैं। पहला बृहद्रथ वंश, दूसरा हमने पढ़ा, दूसरा कौन सा पढ़ा, हर्यक वंश। कौन सा, हर्यक वंश। तीसरा शिशुनाग वंश। कौन सा, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। चौथा नंद वंश। और पांचवा हमने पढ़ा, पांचवा कौन सा पढ़ा हमने, तो पांचवा हमने पढ़ा किसका आक्रमण, तो सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर का आक्रमण पांचवा में हमने पढ़ा। इस तरह से हमने इस वीडियो में 5 राजवंश और फिर यहाँ से बीपीएससी द्वारा पूछेगा क्वेश्चन कर देखा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम नंद वंश के आगे देखेंगे, जो आपको हमने हसीन मशूक सा पढ़ाया था, हसीन मशूक सा। तो हसीन में देखिए इसमें हमने क्या नहीं ऐड किया है, तो इसमें हमने बृहद्रथ नहीं ऐड किया है। तो बृहद्रथ इसलिए नहीं ऐड किया इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको ऐड नहीं किया। तो हमने बृहद्रथ पढ़ा, हर्यक पढ़ा, शिशुनाग पढ़ा, नंद पढ़ा। इसी बीच में नंद के समय में ही हमने एक देखा कि नंद के समय में ही पैरेलल क्या आ गया था, सिकंदर आ गया था, सिकंदर। तो हमने इतना पढ़ लिया। अब हमारा मशूक सा बच गया। तो मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश कल के वीडियो में हम देख लेंगे, फिर हमारा मगध साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।